नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 14 अप्रैल को जब पूरा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने ऐसा बयान दिया कि पूरे देश में कोहराम मच गया। उन्होंने कहा कि शरीयत पहले है, संविधान बाद में। जिसके बाद बीजेपी ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। वहीं संविधान की कॉपी को लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि एक निजी चैनल से बात करते हुए हफीजुल हसन ने कहा कि शरीयत मेरे लिए बड़ा है, हम कुरान सीने में रखते हैं और संविधान हाथ में। मुसलमान सीने में कुरान को और हाथ में संविधान को लेकर चलता है। हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। इससे पहले भी हफीजुल हसन के शपथ ग्रहण को लेकर भी बवाल मच चुका है। हफीजुल हसन ने शपथ के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ की थी, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी ने उनके शपथ को असंवैधानिक करार देते हुए राज्यपाल से दोबारा शपथ दिलाए जाने की मांग की थी। हफीजुल हसन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री हैं। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट से विधायक है। इस सीट पर पहले उनके पिता हफीजुल के पिता हाजी हुसैन विधायक हुआ करते थे। हाजी हुसैन की मौत के बाद यह सीट खाली हो गई। फिर 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और हफीजुल हसन अंसारी ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने उनके विधायक बनने से पहले उन्हें खेल और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हफीजुल हसन अंसारी के पिता हाजी हुसैन को शिबू सोरेन का काफ़ी करीबी माना जाता था। हफीजुल का बयान उस समय आया जब पूरा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मना रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि हफीजुल हसन ने पहली बार इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि विवादित बयानों को देने का उनका रिकॉर्ड बन चुका है। यह भारत के प्रति उनकी गंदी सोच को दर्शाता है। बर्खास्तगी के मांग के बाद हफीजुल ने अपनी सफाई पेश की। आपको बता दें कि जब इस बयान को लेकर हंगामा शुरू हुआ तो हफीजुल हसन अंसारी ने अपने बयान पर सफाई दी। हफीजुल हसन अंसारी ने कहा, मैं नहीं कहा, हम कहा। और अगर वीडियो ध्यान से सुना जाए तो पता चलेगा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हफीजुल हसन अंसारी ने हनुमान जी का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि लोग हनुमान जी को अपने दिल में रखते हैं और जैसे कि बोलते हैं, सीना चीर कर देखिए हनुमान जी हैं। यह कहने का एक तरीका है, मैंने भी कुछ इसी तरीके से कहा। हफीजुल हसन ने शरीयत से को संविधान से बड़ा बताया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान के सम्मान में अगर दिल्ली में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर हम कोई संविधान के खिलाफ ऐसा कुछ कहता है तो यह ठीक नहीं है, यह निंदा के योग्य है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं होने देगी। इसी से जुड़े सवाल पर अंसारी ने कहा था, शरीयत मेरे लिए बड़ी है, हम मुसलमान कुरान को सीने में और संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे फिर संविधान को। मेरा इस्लाम यही कहता है। लेकिन जब उनके गले की हड्डी बनी तो हनुमान जी का सहारा लिया। इस बात पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अंसारी के बयान को लेकर कहा कि लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है। रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा कि आज देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है और इसी दिन एक मंत्री संविधान के ऊपर शरीयत को बता रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान सबसे ऊपर है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अंसारी के बयान को लेकर गंभीर चिंता जताई और कहा कि मंत्री ने अपनी टिप्पणी से साफ कर दिया है कि उनकी पार्टियां अगर सत्ता में रही तो संविधान वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा।
त्रिवेदी ने कहा कि वे संविधान को अपनी पॉकेट में रखते हैं और जबकि भाजपा और एनडीए की घटक दल संविधान को अपने सीने में रखते हैं। वे यह लड़ाई संविधान को जेब में रखने वालों और संविधान को दिल में रखने वालों के बीच की बताते हैं। हफीजुल अंसारी के बयान से पता चलता है कि उन्हें संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी साफ किया कि राज्य वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 को लागू करने से इनकार कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संविधान की धारा 73 और 74वें संशोधन के बाद केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा की ओर से पारित कानून के आगे नहीं जा सकती और कोई भी राज्य केंद्र की ओर से पारित कानून को दरकिनार नहीं कर सकता है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सूबे के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह बयान देश के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन असल में उस मानसिकता को दिखाता है जो देश बांटने के समय मौजूद रहा था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, और डॉक्टर रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, एक बड़ा तबका है जो बाबा साहेब को उनके मेहनत का फल नहीं देना चाहता है। वह किसी तरीके से धर्म को जोड़कर असल में बाबा साहब की विरासत को विवादित बनाना चाहता है। उसमें अंसारी जैसे लोग भी शामिल हैं। लेकिन क्या हमारे कानून व्यवस्था की हालात ऐसे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जा सके? जी प्रसन्न जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जिस संविधान के तहत लोग शपथ लेते हैं और मंत्रिमंडल बनते हैं, उस संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और कह दिया कि शरीयत हमारे लिए सबसे बड़ी है और संविधान मेरे हाथ में है और जो संविधान है वो मेरे हाथ में और शरीयत मेरे सीने में है, दिल में है। ये इस तरह से जो बयान दिए हैं, इसके दो पहलू समझे जा सकते हैं। एक पहलू तो ये समझे जा सकते हैं जो वास्तविकता वो एक्चुअली जो लोग वो जो मानते हैं वो उनकी बात और भावनाएं निकल आई। दूसरी बात यह है कि इस कानून के तहत जो संविधान है भारत का और 134वीं हम जन्मतिथि मना रहे थे भीमराव अम्बेडकर की, और उस जन्मतिथि पे उनने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मतलब कि जो राजनीति में जो इंडिया ब्लॉक ने जिस राजनीति के हिसाब से आज जो 99 सीटें जीती, उस संविधान को ले लेके दुहाई कर रहे थे, आज वह रियलिटी आ गई कि जो संविधान को वो अंगीकार नहीं करते बल्कि संविधान को एक राजनीति के रूप में, एक टूल्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता जो लागू की गई है, उस न्याय संहिता के तहत बहुत से प्रावधान हैं जिनके तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि भारतीय संविधान के तहत कार्रवाई करेगा कौन? राज्य सरकार तो चुपचाप बैठी है, उसको लग रहा है तुष्टिकरण की नीति चल रही है, चलनी चाहिए। राहुल गांधी की बात की जाए तो वह संविधान की कॉपी लेकर जेब में घूमते हैं, लेकिन वह भी इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं। उनको लगता है कि कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए। ऐसे में कार्रवाई करेगा कौन? देखिए, इसमें अगर कोई व्यक्ति, अगर सरकार नहीं कर रही है तो इसकी जो जागरूक लोग हैं वो उसकी पिटीशन लगाएंगे और जो कांग्रेस वगैरह है उसके तहत आवेदन देंगे थानों में। अगर वो थाने में, अगर वो जुडिशरी जिस तरह से राज्य की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था राज्य सरकार की होती है, और अगर उस तरह से नहीं करते हैं कार्रवाई, तो वो तो फिर कोर्ट के संज्ञान में आएगा। उनका तो ऑफिशियल वो स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है, तो इसके तहत उनकी को कार्रवाई तो होगी। भले देर हो जाए, कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसको बाकायदा संज्ञान कोर्ट लेगा। और क्योंकि संविधान को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो आपने भी बताया कि जिस तरह से वो इस देश में एक पैरेलल शरीयत लागू करना चाहते हैं, इस देश में लोकतंत्र की गुहाई देकर शरीयत के को लागू करना के लिए जो इस तरह से राजनीति उनकी समीक्षा बन रही है, जिस तरह से इंडिया ब्लॉक और असल में क्या है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी कि इनकी मक्कारी को देश समझता है। उन्होंने जब फंसे, पहले तो उनके दिल में तो वास्तव में शरीयत ही है, इनके दिल में और कुछ नहीं है, और अगर कुछ बचा कुचा है तो मक्कारी है। जब फंसते हैं तो वह हनुमान जी का नाम लेके बच रहे हैं अपने आप को,
कह रहे हैं जैसे हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था उस तरीके की तर्ज पे हमने कुछ ऐसी बातें की। मतलब बचाव के लिए अगर इस कट्टर इस्लामिक नेता होते तो भी ये मान लेते कि कुछ कहते कि हाँ हमने कहा है कार्रवाई करिए, लेकिन असल में मक्कार हैं, जब फंसते हैं तो हनुमान जी याद आते हैं। लेकिन फिर बड़ा अरे सवाल है रवि अरोड़ा जी, संविधान की शपथ लेकर संविधान को दोयम दर्जे का बताना, शरीयत से कमतर आंकना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या यह देशद्रोह है, क्या यह आतंकी हरकत है, या महज कानून का उल्लंघन अवमानना? जी परसुन जी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आप देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, इनकी सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हिंदू हैं। लेकिन वक्त के पक्ष में ऐसे खड़े हो गए हैं जैसे ये सभी शरिया कानून लागू करवाना चाहते हो। मतलब कहीं ना कहीं इनके मुस्लिम नेता नहीं बोल रहे, ये इन्हीं की खुद की भाषा बोली, इन बड़े नेताओं की भाषा बोल रही है, और इसका कोई विरोध भी नहीं है। मतलब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बयान दिया है तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई जो है किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया उसे, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये लोग गजवाए हिंद की बात करेंगे, ये जय फिलिस्तीन बोलेंगे, ये भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बातें करेंगे। मतलब इनको मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनको सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर उन मुसलमानों का ख्याल है, लेकिन हिंदुओं के लिए सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है। मतलब साफ है कि इनको राजनीति करके वो जो मुस्लिम वोट रवि अरोड़ा जी, बात इससे आगे तक जा रही है, या केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की अखंडता पर चोट पहुंचा रहे हैं, देश के संवैधानिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। परसुन जी, 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है। हिंदुस्तान में से पाकिस्तान को अलग जगह दे दी गई थी। मुस्लिम का जितना प्रतिशत बनता था, 20% हिस्सा पाकिस्तान के रूप में उनको दिया जा चुका है। एक बार फिर भारत के टुकड़े करने की कोशिश रची जा रही है, ये साजिश रची जा रही है। मुस्लिम नेता जो है वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को अंडरस्टैंड लगाने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन इनके राष्ट्रीय नेता जो खुद हिंदू है उनको उनकी तरफ से इनका पूरी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, ना उसका वो विरोध करते हैं। मतलब साफ है कि उनकी पूरी तरह से उनका जो है पूरा समर्थन मिला हुआ है इन नेताओं का। मतलब तो इस मक्कारी का अंजाम क्या होगा? क्या हम लोग चुपचाप अपने साथ छलावा छल कपट होते हुए देखने के लिए मजबूर हैं, या कोई कार्रवाई भी होगी? परसुन जी, ऐसा नहीं है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी अपने पैर पसार रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में सिमट गई है, रीजनल पार्टी धराशायी हो चुकी है। मतलब आज हिंदुस्तान का आम आदमी, क्योंकि देखिए गंगा जमुनी जो विचारधारा थी उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का अगर टुकड़े करने की कोई बात सोचता है तो हिंदुस्तान का आम आदमी जागरूक हो चुका है। गंगा जामुनी तहजीब की बात करने वाले लोगों को वो याद रखना होगा 1947 का वह दिन, जिस दिन धर्म के आधार पे दो देश बन रहे थे। जब दो देश बन गए धर्म के आधार पे ही, तो आप तो वैसे ही एक कौम एक दायरे में सिमट गई थी, लेकिन भारत की संविधान बनाने वाले लोगों ने उनको बराबर का हक दिया, उनको बराबर की इज्जत दी। लेकिन अब कुछ नेताओं को इज्जत भी रास नहीं आ रही है। अब बस बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसेगा कौन? जनता कसती है तो कहा जाएगा कि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, नेता करने की इच्छा शक्ति रखते नहीं है, तो ऐसे में उपाय क्या है रवि अरोड़ा जी? जी, मैं समझता हूँ जो जनता है वो अपने मैंडेट से बताती है कि हमें कौन सी सरकार चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। जिन राज्यों में भी रवि अरोड़ा जी 5 साल तक आप धोखा करिए और 6वें साल में बता दूं आप हमारे लायक नहीं हैं, यह बात गले से उतरती नहीं है। कानून किस लिए है? आप तो केवल गोली नहीं मार रहे एक इंसान को, एक पूरे देश को गोली मार रहे हैं। उसका नतीजा 5 साल बाद नहीं आना चाहिए, उसका नतीजा तत्काल आना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं अगर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री आपकी बात सुन रहे हो और इस बात को समझ रहे हो तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये भारत की जनता और गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ही झारखंड का एक और स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, वह भी कह रहा है कि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है।
आपको बताइए। मैं आपको बताता हूँ, बीरभूम से लेके रायगंज तक, मतलब जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, जंगीपुर, धुलियान, औरंगाबाद, ये सब जगह आती है। ये पूरा टोटल मुस्लिम एरिया है। वो मुस्लिम एरिया है जो सीपीएम के टाइम में बांग्लादेशी आकर बसे थे, और यहीं से ये लोग आसाम के रवि आसाम अरोड़ा में जी, पहुंचे थे। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? क्या वह वास्तव में केंद्र सरकार के हाथ में हथकड़ियां डाल के बैठा दी है? वह कोई ऐसा कड़ा फैसला नहीं लेने दे रही है जिसके कारण देश बच सके? छोटा सा भी फैसला अगर केंद्र सरकार लेती है, छोटा सा बिल भी पास करती है, तो ये पीआईएल फाइल करते हैं। मतलब एक जो गैंग बनाकर रखी गई है, जो पीआईएल फाइल करने के लिए और तो सरकार के खिलाफ, सरकार के काम को रोकने के लिए। देश की जनता सब देख रही है। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे फैसले मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लिए हैं जो मैं समझता हूँ सम्मान के लायक, जिनको सैल्यूट होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं समझता हूँ और आने वाले टाइम में वो सभी फैसले सरकार लेगी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक भ्रांति बनी रहती है। मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये सोचना होगा कि आज देश की जनता क्या चाहती है, क्या उनके हित में है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शंका बनी हुई है आम आदमी के मन में कि ठीक है, लोकसभा से बिल पारित हो गया, राज्यसभा से बिल पारित हो गया, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की बात होती है? ये शंका बड़ा सवाल खड़ा करती है डॉक्टर भूपेंद्र जी। आखिर क्या कारण है कि एक राज्य, झारखंड जैसा राज्य, जहां एक के बाद एक मुस्लिम नेता वही अलगाववादी भाषा बोल रहे हैं जो कश्मीर में बोली जाती थी कभी, अब वहां ठंडक है, इनके कलेजे में आग लगी हुई है। इनके कलेजी की आग कौन बुझाएगा? देखिए क्या है, झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में उसको नया राज्य बनाया था, और राज्य की क्या है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है। देश के 78 वर्ष के बाद जो रोहिल्ला मुसलमान थे वो शिफ्ट हुए हैं झारखंड में, और झारखंड की जो वहाँ की जो मूल संस्कृति ट्राइबल थी, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनके साथ उन्होंने विवाह किए, और उसके साथ वो शासकीय योजना का फायदा ले रहे हैं, जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ी जो भौगोलिक और जो जनजाति की परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित हो गई हैं, जिसके कारण वहाँ क्या है, एक जो इस्लामिक स्टेट की तरह जो काम करने वाली सरकारें हैं, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस अलायंस ने इंडिया ब्लॉक के तहत जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में यही हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे इनकी सरकार आई, और वहाँ पे ध्रुवीकरण नहीं हो पाया ट्राइबल का, और जिसके कारण क्या हुआ, एग्जिट पोल बिल्कुल कंपाउंड पोल बन के मुसलमान और ट्राइबल के बेस पे उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है कि ये चीज सरकार बना ली। हफीजुल अंसारी जिसने बात कही है, इसने पहले भी कहा था कि अगर 20% आबादी को परेशान किया गया तो 80% आबादी खत्म हो जाएगी। यह खुली धमकी के राज्य सरकार का एक मंत्री दे रहा है, इसे किस तरीके से लेना चाहिए न्यायपालिका को? बिल्कुल, देखिए संविधान में अपने यहाँ संघीय व्यवस्था है, और केंद्र अगर वहाँ पे स्थिति देख सकती है कि वहाँ की राज्य की स्थिति अगर देशद्रोही रूप से बन रही है, तो वह राज्यपाल के हिसाब से उनकी इंक्वायरी और राज्य सरकार के गृह मंत्रालय को केंद्र लेटर भेज सकता है, और जिसके तहत वो कार्रवाई, क्योंकि वो संविधान के तहत ही उन्होंने शपथ ली है, और जिस संविधान की शपथ ली है और वो तो वो सुन नहीं होगे क्योंकि वो संविधान को मान ही नहीं रहे, तो इसके कारण वो मंत्री के पद का मुजाहरा एक समय तब हुआ, यही हफीजुल अंसारी ने विधानसभा सत्र के दौरान लगातार मोबाइल चलाता रहा, स्पीकर मना करते रहे, उसके बावजूद इसने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया। अंतिम में थक हार कर झारखंड सदन के अंदर बात करने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इनका मोबाइल जब्त करवा लिया, हफीजुल हसन अंसारी का। ये वही नेता है जो न संसद में स्पीकर की बात मानता है, न कानून की बात मानता है, और न संविधान की बात मान रहा है। और हेमंत सोरेन इसमें सुर में सुर मिलाते हैं। उनको भी मालूम है केंद्र सरकार कानून बना दिया तो उसको राज्य सरकार को लागू करना ही होगा, उस मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति हमें कहां ले जाएगी? रवि अरोड़ा जी। जी परसुन जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर नजर रखती हैं, और अरे एक्शन कब होगा रवि अरोड़ा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, दो मंत्री उसके ललकार रहे हैं, भारत के संविधान को ललकार रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत में इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है, बहुत ही पावरफुल गृह मंत्री है, और वो पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन
शायद वो एक मैसेज देना चाहते हैं देश की जनता को कि इस प्रकार की भाषा बोलने वाले अगर इस प्रकार से चलते हैं तो आने वाले टाइम में क्या हालात बन सकते हैं। लेकिन इस पर एक्शन जल्दी होना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि ये छूट मुझे लगता है भारत सरकार से ज्यादा न्यायपालिका को सुओ मोटो लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर जो संविधान को दरकिनार करने की बात कर रहे हैं वो भी संवैधानिक पद पे बैठकर, मुझे लगता है इससे बड़ा देशद्रोह तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा आप कुकृत्य कुछ और नहीं कर सकते हैं ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के, और आप तमाशा बना रहे हैं। उसी संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं वह दोयम दर्जे का है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, इस पे एक्शन केंद्र सरकार को लेना चाहिए, न्यायपालिका को लेना चाहिए या राज्य के मुख्यमंत्री को, और अगर जिसकी जिम्मेदारी अगर वह नहीं ले रहा है तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बिल्कुल, क्योंकि कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह से जो राष्ट्र विरोधी तत्व जिस हवा दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं वो एकजुट होंगे और राष्ट्र के विरोध में काम करेंगे। तो ऐसे संदेश देने चाहिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर अभी तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो 1 या 2 दिन में निश्चित रूप से उनकी पूरी जांच की जाएगी और मुझे लगता है कि उनको पूरा कस दिया जाएगा, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई के तहत जो उनकी जांचें होंगी। हम देखेंगे कि आने वाला उनका जो स्टेटमेंट का जो भविष्य है उनका वो सुखद नहीं होगा और उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए भी न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत क्या है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी कि जो संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमते हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड सरकार में सहयोग कर रहे हैं, उस सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं, उन वह भी चुप्पी साथ जाते हैं। उसी संविधान के नाम पे 2 शब्द निकलना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में लगता है मामला जब आगे बढ़ेगा तो फिर उनको संरक्षण यही कांग्रेस पार्टी देगी, यही राहुल गांधी देंगे जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। अब उनको क्या याद नहीं आ रहा है कि संविधान का अपमान हो रहा है, बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, वो भी बाबा साहब की जयंती पे अपमान हो रहा है। रवि अरोड़ा जी। प्रसून जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिनको शरिया में विश्वास है, जो चाहते हैं शरिया लागू हो, तो दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, आप वहां चले जाइए। भारत में रहने के लिए आपका कोई जगह नहीं है। भारत में अगर आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की बातें थोपने की कोशिश करेंगे। हफीजुल हसन अंसारी ने जिस तरीके से पहले विवादित बयान दिया, फिर हनुमान जी का सहारा लिया, इससे तो साफ है कि ऐसे लोग सिर्फ मक्कारी वाली कैटेगरी में आते हैं, न कि किसी धर्म विशेष के। और आप ये समझ लिए या असल में बरगलाते हैं अपनी कौम को, अपने तो अलग मजे ले रहे हैं, दूसरा कौम को भड़का कर सड़क पे उतारते हैं, उनका सर फुड़वाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं और निकल लेते हैं और कहते हैं इस्लाम खतरे में है, जबकि खतरे में संविधान है, भारत खतरे में है, जबकि भारत की न्याय व्यवस्था खतरे में है। अब सवाल यही है कि इन लोगों से तो आशा आप नहीं कर सकते हैं कि ये आप बदले, लेकिन क्या न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है या निभा रही है या इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए? रवि अरोड़ा जी। जी, मुझे लगता है न्यायपालिका में आपका पहले से काफी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए न्यायपालिका का भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत मजबूत पिलर है न्यायपालिका, उनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन नेताओं की भाषा का फर्क ये होता है कि मुर्शिदाबाद के अंदर लोग मारे जा रहे हैं और वो लोग मरने वाले कौन है? वो गरीब आदमी है जो वहाँ बीड़ी बांधते हैं। सबसे बड़ा उद्योग वहाँ पे बीड़ी उद्योग है, तो वहाँ के गरीब लोग वो मारे जा रहे हैं। मतलब इन नेताओं को ये बंद कमरों में भाषण देते हैं, बंद कमरों में उकसाते हैं लोगों को। इन पर न सिर्फ देशद्रोह का बल्कि हत्या का भी आरोप जो है केस चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की भाषा शैली से ही कहीं ना कहीं पूरा एक धर्म समुदाय पूरी तरह से सड़कों पर उतर आता है और डराने की कोशिश करता है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा। अब अगर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, केंद्र सरकार भी कोई कदम नहीं उठाती है, तो क्या न्यायपालिका को सुओ मोटो लेना चाहिए? बिल्कुल, ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है और न्यायपालिका ने ऐसे कई मामलों में संज्ञान लिया है। एक मामूली चिट्ठी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाती है जज के पास, तो वो भी उसको याचिका के रूप में उसकी कार्रवाई करते हैं और मुझे तो ये लगता है कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होगी और न्यायपालिका भी इसमें कार्रवाई करेगी। कौन? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी।
जी, ये हम आप भी करेंगे, क्योंकि हम मीडिया के वो कंपोनेंट हैं जो हम समाज के प्रति हमारे भी दायित्व हैं। हम लोग भी उसकी शिकायत करेंगे और उसके बारे में उसके एविडेंस देंगे, जिसके तहत कोर्ट उसको संज्ञान लेके भूपेंद्र सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, चाहे मीडिया का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे सरकार का हो, केंद्र हो या राज्य हो। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी यह देश सुरक्षित रहेगा। आप दोनों मेहमान आए, इस खास चर्चा में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।